हेलो बच्चों। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स हमने वो भी यूज़ कर लिया था, जैसे स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ओके, इन सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे। ओके, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बस सपोज ये ब्लॉक is connected with a string with another block B, block A and block B, both are placed at a table or ground, जो भी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। हम लोगों को क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। वो तो बहुत सिंपल सा केस है। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग A की बात करें, अच्छा ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं दोनों, है ना। तो स्ट्रिंग हमने बताया था कि स्ट्रिंग में फोर्स कैसे मार्क करते हैं। स्ट्रिंग हमेशा क्या करती है? पुल करती है। स्ट्रिंग पुश नहीं कर सकती है। तो ध्यान से देखें, ये स्ट्रिंग इसको पुल करेगी किधर की तरफ? इधर की तरफ, ऐसे टेंशन फोर्स T। और हमने ये भी बताया था कि जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये वाली स्ट्रिंग इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगी और यहाँ पे इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगी, ऐसे। ओके, टेंशन फोर्स हमने स्ट्रिंग में टेंशन दिखा दिया। तो टेंशन मार्क करने का ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी आप लोग लिख सकते हैं कि टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगेगा, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है तो इससे अवे इधर की तरफ नहीं। ये ऑब्जेक्ट्स भी है तो इसके इधर की तरफ। ओके, ये टेंशन मार्क करने का तरीका होता है। ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ब्लॉक ए को फ्री करें। ओके, अब मैं सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ओके, क्योंकि उसका नेसेसरी नहीं है। बट मैंने एक दो क्वेश्चन में समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे कौन सा एक्शन फोर्स है, कौन सा रिएक्शन फोर्स है, कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये सारी चीजें आपको आइडिया रहे, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में ऐसा बताया था। ओके, बट अभी हम लोग वो सब चीज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड का हमको बेसिकली यूज नहीं आएगा, है ना, वहां पे फोर्सेस निकालने का। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो ब्लॉक ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? पहला तो टेंशन फोर्स ऐसे इस पे इधर लग रहा है, और ये टेंशन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है। दूसरा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और तीसरा, ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर की तरफ? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन में बता चुका हूं, ऊपर की तरफ, ऐसे मान लेते हैं। ये क्या है? एंगल। बस। और कोई फोर्स लग रहा है क्या ब्लॉक ए पे? नहीं। तो ब्लॉक ए क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बॉडी को फ्री करके उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को दिखाना ही क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं ब्लॉक बी पे। तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ब्लॉक बी को अलग से बनाएं। ये हमारा ब्लॉक बी हो गया। ब्लॉक बी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स टी लग रहा है इधर की तरफ, तो ये टेंशन फोर्स टी हो गया, है ना। दूसरा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा डाउनवर्ड, जो भी मास होगा इसका mb इंटू जी मान लेते हैं, है ना। और तीसरा, ये सरफेस कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ऐसे n2 नॉर्मल फोर्स। ओके, और तीसरा, इस पे इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F भी लगा दिया। ओके, ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इस फोर्स को इस ब्लॉक पे भी दिखा देते हैं। नहीं, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक बी पे लग रहा है, ब्लॉक ए पे नहीं। तो इस जब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला फोर्स किस पे दिखाएंगे? ब्लॉक ए पे दिखाएंगे। ओके, ये सिंपल सा तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। ओके, और एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ए स्ट्रिंग बी
स्ट्रिंग C, इसको F1 फोर्स से खींचा जा रहा है इधर, इसको इधर खींचा जा रहा है F2 फोर्स से। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तीनों ब्लॉक का। तो देखिए मैं यहीं पे बनाऊंगा। सबसे पहले स्ट्रिंग में टेंशन मार्क करते हैं। तो हमने क्या बोला था, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है तब तक उसमें टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है तब तक टेंशन क्या रहेगा, उसमें सेम रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। हमने टेंशन मार्क करने के दो तरीके बताए, अवे फ्रॉम द ब्लॉक है कि इस तरीके से लगा सकते हैं, या दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि टेंशन हमेशा क्या करता है, ट्राई टू पुल द ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट पुश द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे ब्लॉक ए पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक तो टेंशन फोर्स T1 ऐसे लगेगा, इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक तो टेंशन फोर्स T1 ऐसे लगेगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब स्ट्रिंग चेंज हो गई यहाँ पे तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाले स्ट्रिंग इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इधर की तरफ T2। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक T2। अब ये स्ट्रिंग पूरी सेम थी तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इस वाले स्ट्रिंग और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो गई, ये चेंज हो गई। ओके, तो चले अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखें, यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ। ओके, चलो ठीक, अलग कर लेते हैं समझते टाइम समझने के लिए। ए पे T1 फोर्स इधर, F2 फोर्स इधर लग रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स MAG नीचे लगेगा, और ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, N1। ओके, अब B पे आते हैं। तो B पे T2 फोर्स इधर, T1 फोर्स इधर, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स MB इंटू G इधर की तरफ, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ N2। अब C पे आते हैं। तो C पे क्या होगा, F1 फोर्स इधर है ना, T2 फोर्स इधर पीछे की तरफ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स MC इंटू G नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन ये वाला सरफेस कांटेक्ट में होने की वजह से N3 ऊपर की तरफ। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक हो गया। ओके, जल्दी से नोट करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो। ये एक सरफेस है, इसके बीच में एक बॉल ऐसे अटकी हुई है, ओके, जिसका मास m है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल। तो ध्यान से देखें क्या क्या फोर्सेस लगेगा इस पे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से पास होगा, सेंटर से, mg नीचे। दूसरा, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर की तरफ, बोलो। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में बता चुका हूं, किधर लगेगा, ये ऐसे इधर की तरफ, ऐसे N1। और यहाँ पे एक वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो ये भी नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर की तरफ। बॉल पे दिखा रहे हैं हम लोग, इस सरफेस पे नहीं दिखा रहे हैं, N2। अब देखिए इन N1 और N2 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या ऐसे पास करेंगे। ओके, अगर हम लोग फ्री करके दिखाना चाहें तो बॉल को आप फ्री कर लो, है ना। ये सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, ओके। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स N1 ऐसे लगेगा, और दूसरा ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा N2। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में हमने बताया था कि नॉर्मल फोर्स उसके किसी भी पॉइंट पे जो लगेगा वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। mg सेंटर से नीचे ऐसे, ओके। अब N1 को हम लोग यहाँ से ऐसे इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये N1, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग हम लोग फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। N2 कैसे लग रहा था, ये लाइन ऑफ एक्शन था N2 का, तो इसके अलॉन्ग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा हमारा N2। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम किसका हो गया, बॉल का। ठीक है, काफी सिंपल, जल्दी से नोट करें, नोट करो जल्दी।
हो गया। चलो नेक्स्ट, मार्किंग टेंशन इन स्ट्रिंग इन केस ऑफ पुली। अच्छा, पुली वाला केस हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाद में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। जब डायनामिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम का, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया लग जाए। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हर ब्लॉक का। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए बी सी। देखें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं स्टैटिक्स के केस में, ठीक है, यानी कि अभी हम लोग F = ma का यूज नहीं करेंगे, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स स्टेबल कंडीशन में है, स्टैटिक में, ओके। तो मिनिमम वेरिएबल का यूज करें, ओके। जैसे अभी हम अभी बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बॉडी ए का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी ए, तो बॉडी ए को फ्री कर लें पहले। इसका तो सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे आसान, नीचे की तरफ। दूसरा, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है ना, तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, N1। और ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है बी के साथ, तो बी इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल किधर की तरफ, इधर की तरफ, N2। और कोई फोर्स लग रहा है क्या ब्लॉक ए पे? नहीं, तो खत्म ब्लॉक ए का। अब ब्लॉक बी का बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक बी का ग्रेविटेशनल फोर्स mb × g नीचे, है ना। तीसरा, ये वाला सरफेस बी का कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कितना, N3 ऊपर की तरफ, है ना। दूसरा, ये वाला सरफेस ए के साथ कांटेक्ट में है, और ध्यान से देखें बी ने ए पे नॉर्मल फोर्स इधर लगाया था, तो ए भी क्या करेगी, इस पे इधर फोर्स लगाएगी। ये दोनों एक्शन रिएक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो अगर बी ने ए पे इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स N2 लगाया, तो ए क्या करेगा, उधर की तरफ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स N2 लगाएगा। तो आप देखें N4 भी मान सकते हैं, फिर लिखेंगे N2 = N4, बट मैं N2 ही मान लेता हूं, हम लोग क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, तो इसे N2 मान लेते हैं, इसको ऐसे, है ना। और ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। और अभी आएगा इस पे फोर्स, ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, सी के साथ। किसके साथ, सी पे। तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, कितना 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 कितना, N N N N N4, कितना, N4, ओके। और कोई फोर्स लग रहा है क्या सी पे, और कोई फोर्स लग रहा है सी पे, बोलो नहीं। अब आते हैं सी के फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स mc × g नीचे, और ध्यान से देखें ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है, और ये सरफेस सी जो है बी पे नीचे की तरफ N4 फोर्स लगाया था, तो ये क्या करेगा, N4 फोर्स ऊपर लगाएगा सी पे। एनी डाउट? बस खत्म, खत्म, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बी एंड सी। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आते हैं स्टैटिक्स पे, ओके, इक्विलिब्रियम, ठीक है। जल्दी से मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो नेक्स्ट लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन derive and prove न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्कूल एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत पूछा जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन derive एंड प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, ओके। तो चलिए ये देखते हैं।
तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे स्कूल एग्जाम में जैसे मैं लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या देखते हैं, बोलो क्या देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना, यही देखते हैं ना। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है सो F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dt ऑफ mv, ओके, इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू m dv बाई dt। डिफरेंट केस को मैंने नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया है, ओके, मास ऑफ द बॉडी हमने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है। तो ध्यान दीजिए dv बाई dt क्या, एक्सीलरेशन, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब सपोज एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, ऑन द बॉडी इज जीरो, ओके, नेट एक्सटर्नल लिखो यहाँ पे, नेट एक्सटर्नल, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, तो ये चीज क्या आएगा, जीरो, तो मास इनटू, अब ये जीरो हो गया तो m इंटू ये क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि m इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, मास कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब एक्सीलरेशन ही जीरो है, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। m इंटू ए अगर जीरो है तो मास ऑफ द बॉडी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो क्या जीरो है, ए जीरो है ना। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें से अगर एक क्वांटिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दूसरी क्वांटिटी जीरो है ना, तभी प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो यहां से एक्सीलरेशन जीरो आ गया। अब एक्सीलरेशन जीरो है अगर, तो दो चीजें पॉसिबल हैं, इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, मतलब अगर बॉडी मोशन में है, एक्सीलरेशन जीरो है और बॉडी मोशन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर बॉडी रेस्ट पे है, इफ v इज जीरो, देन बॉडी विल बी एट रेस्ट, देन बॉडी विल बी एट रेस्ट। अगर बॉडी, अब दो एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, दैट मीन्स दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या तो बॉडी रेस्ट पे। अब आप रिवर्स वे में सोचें, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, दैट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो, तो अब उस पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करती रहेगी। और अगर v जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो बॉडी रेस्ट पे थी तो कंटिन्यूअसली किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, है ना, क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो है और उसका स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। तो अब फर्स्ट लॉ को रिकॉल करें, if body is in motion then it will continue its state of motion, if body is in rest then it will continue its state of rest। तो यहां से क्या प्रूफ चल रहा है कि v is equal to constant, अगर बॉडी कांस्टेंट, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, है ना। और अगर बॉडी रेस्ट में, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो है और बॉडी रेस्ट में है, तो वो अपने रेस्ट के स्टेट को बनाए रखेगी, ओके। तो यहां से हम लोग दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या निकाल लेंगे, टू कंक्लूजन्स, ओके। फर्स्ट हम लोगों ने देखा क्या, फर्स्ट देखा कि फर्स्ट केस है ना, F इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्सीलरेशन इज जीरो मीन्स V इज इक्वल टू कांस्टेंट, okay, that means body is moving with constant velocity in a straight line, okay। और दूसरा केस क्या था, F इज इक्वल टू जीरो
A is equal to 0, so V is equal to 0. That means body will be in the rest, okay, and will continue its state of rest, will continue its state of rest. यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, है ना। तो फर्स्ट लॉ तो यही था कि अगर बॉडी नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर 0 है तो बॉडी कंटिन्यूसली अपने स्टेट को बनाए रखेगी। अब फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट पे जाएं तो हमने क्या बोला था कि इन द इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. If body is in the state of motion, it will continue its state of motion with uniform velocity in a straight line unless an external force is applied on it. That means if net external force is 0 on any body, then body will continue its state. That means if body is in the state of rest, it will be in the state of rest. If body is moving with some velocity, then it will continue to move with that velocity in straight line. Okay, यही फर्स्ट लॉ था। तो ऐसे अगर आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके बाद आपको लिख देना होगा कि फ्रॉम अबव 2 cases we can conclude that if body is in the state of motion, it will continue its state of uniform motion with uniform velocity. If body is in the state of rest, then it will continue its state of rest, okay, in the absence of net external force, and this is the first law of motion. Okay, I think आप लोगों को क्लियर होगा। चलो आओ नेक्स्ट अब चलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। ओके, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा। तो फॉर टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम, to be in equilibrium, net force, net external force should be 0. okay? अब नेट फोर्स 0 का मतलब, नेट फोर्स अगर मैं 0 लिख रहा हूँ इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसके हम लोग 3 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0, summation of forces in y direction must be 0 and summation of forces in z direction must be 0. ओके, और अगर फोर्स नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सीलरेशन भी 0 होगा, है ना, नेट एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो आप लोग याद रखें, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन मस्ट बी 0। ओके, दैट मीन्स ओके, ये 3 केस आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्सेज मस्ट बी 0, वेक्टर सम, ये कौन सा है? वेक्टर सम, ये वेक्टर सम, ये वेक्टर सम। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, सिंपल, ये कोई बॉडी है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है ना, ए, इस पे इधर से लग रहा है F1 फोर्स, इधर से लग रहा है F2 फोर्स, इधर से लग रहा है F3 फोर्स, इधर से लग रहा है F4 फोर्स।
और मैं बोलता हूं कि दिस बॉडी ए इज इन इक्विलिब्रियम, तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए 0। तो अगर हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0, तो एक्स डायरेक्शन में इधर की कितना फोर्स लग रहा है F1, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव, उधर का डायरेक्शन नेगेटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस ऑफ माइनस F2। वेक्टर एडिशन है ना, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये इधर का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उधर का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा F1 इज इक्वल टू F2, है ना। बोलो, काफी सिंपल। दूसरा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0, तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है F3 और F4। F3 ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, F4 नीचे की तरफ तो नेगेटिव, तो यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, तो F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F4, F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F4। ओके, काफी सिंपल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आओ क्वेश्चन। टेन kg, ओके। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी इफ इट इज in equilibrium, normal force on the body if it is in equilibrium। ओके, तो सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 10 kg, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना 10G, दूसरा नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ कितना N, है ना। या हम लोग इस नॉर्मल फोर्स को कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ दिखाना है तो हम लोग ऐसे बिल्कुल दिखा सकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ N, है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए 0, तो सिर्फ इसमें वाई डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए मैं वाई नहीं लिख रहा हूं। तो N ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, ये mg नीचे लग रहा है तो क्या रखेंगे प्लस ऑफ माइनस mg, है ना। वेक्टर एडिशन होता है फोर्सेस का, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मास 10, G का वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ओके, ये तो मैंने स्टैंडर्ड वे में बताया। अब आप सिंपली सोचें, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो क्या होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ जितना लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा तो ही बैलेंस रहेगा बॉडी, अदरवाइज बैलेंस नहीं रहेगा। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है N, ये किसके बराबर होना चाहिए 10G के बराबर, तो आ जाएगा 10G, खत्म, है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइव kg 10 न्यूटन 1 न्यूटन। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ध्यान से देखें, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना ना, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बना ले फ्री बॉडी डायग्राम। 5 kg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे 5 × G, और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, 10 न्यूटन का नीचे की तरफ, 1 न्यूटन का ऊपर की तरफ। और ध्यान से देखें, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस पे ऐसे ऊपर की तरफ। इसको मैं ऐसे यहाँ करके दिखा सकता हूँ ना, N करके। ओके, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए 0, तो समेशन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब कब 0 होगा, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ। दैट मीन्स ऊपर की तरफ क्या क्या लग रहा है, ध्यान से देखें, ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव होते, नीचे के डायरेक्शन नेगेटिव होते, तो N ये ऊपर लग रहा है तो +1, ये नीचे लग रहा है तो इसका साइन माइनस होगा, और ये भी नीचे लग रहा है तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। 5 × G 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू 60, या नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 59 न्यूटन। ओके, ये तो सिंपल तरीका हो गया स्टैंडर्ड वे में। अब ऐसे देखें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लगना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बताएं, ऊपर की तरफ एक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, हम लोग एक लाइन में लिखेंगे n, और ऊपर की तरफ ये 1 न्यूटन लग रहा है तो इसको ऐड करेंगे। अब ऊपर की तरफ और कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, तो ये ऊपर की तरफ हो गया फोर्स, ये किसके बराबर होना चाहिए जो नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू नीचे कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है और 5g, तो 5g इंटू 10 कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करके, तो n+1 कितना आ जाएगा 60, तो n कितना आ जाएगा 59। आपको जैसे पसंद है वैसे कर सकते हैं। ओके, चलो जल्दी से नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है मासलेस है, जब तक बोला नहीं जाएगा कि उसका मास है तब तक हम लोगों को क्या कंसीडर करना है मासलेस। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग है, इसे 2 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन सॉरी टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, 2g इस पे नीचे लग रहा है, टेंशन फोर्स किधर लगेगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ऐसे ऊपर की तरफ t। अब इस ब्लॉक को अलग अगर हम लोग बनाए तो क्या देखेंगे 2 kg का ब्लॉक था, 2g फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस समेशन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी 0। तो कब 0 होगा, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना है t, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2g, तो ये बराबर होने चाहिए। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 20 न्यूटन। ओके, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। टू kg स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। ओके, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। चलो कैलकुलेट करो टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 में टेंशन निकालना है, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो चलो आओ देखो क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे है ना, तो सबसे पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। तो इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक पे टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ओके, अब देखिए ये स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, तो इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन T2, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, यहाँ पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक T2। अब 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे बोलो, 5g नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स T2 ऊपर, और हम लोग क्या देखते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। तो ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा 0, यानी कि नेट फोर्स 0 होने के लिए अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, T2 माइन इक्वल टू 5g। तो T2 कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। T2 कितना आ गया हमारा 50 न्यूटन। अब हम लोग 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 2 kg पे पहला फोर्स तो क्या लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना लगेगा 2g नीचे लगेगा, और टेंशन T1 ऊपर लग रहा है ना। अब ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है T1, और कोई ऊपर की तरफ लग रहा है नहीं, ये किसके बराबर होना चाहिए T2 प्लस 2g के। सिंपल फील वाली मैकेनिक्स। T2 कितना हम लोग निकाल चुके हैं 50 प्लस
2g का मतलब 20, तो T1 कितना आ जाएगा 70 न्यूटन। ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन छोटे छोटे है ना, ये सब क्वेश्चन तो हम 8th में करा देते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, ट्वेंटी kg ना 5 kg। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। ओके, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम आप टेंशन मार्क करोगे, तो स्ट्रिंग में टेंशन T1, T ऐसे, यहाँ पे ऐसे, टेंशन काम का काम खत्म हो गया। दूसरा चीज क्या मार्क करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा इस ब्लॉक का, ऐसे नीचे की तरफ, कितना 5G। अब क्या करें, तो फंस गए सर, डायरेक्शन ही अलग अलग है यहाँ पे। अब क्या करें, है ना। अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 5 kg का, तो ये हमारा 5 kg का ब्लॉक है, इस पे टेंशन इधर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है 5G। अब क्या करें, और हाँ नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा बच्चा लोग, नॉर्मल फोर्स बिल्कुल ऐसे लगेगा, ऐसे ठीक है। अब इसको इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना, अब मैं इसको इस लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ दिखाने से अच्छा होता है, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर दिखेगा। इसको हम लोग ऐसे दिखाएं, नॉर्मल रिएक्शन एंड। ओके, अब तो ये तो अलग अलग लग रहे हैं, तो क्या करें, कैसे निकालें, है ना, फंस गए। अब सभी फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस कैसे जीरो करें, कंपोनेंट लेके। कैसे, कंपोनेंट, या आप लामीज थ्योरम लगा दें, वेक्टर में पढ़े होंगे, है ना। कंपोनेंट ऑफ फोर्स से करना ज्यादा इजी है मेरे लिए, मैं कंपोनेंट ऑफ ही फोर्सेस से ही करता हूँ। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लेते हैं अलोंग द प्लेन। अच्छा, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ना, तो हम लोग इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो ध्यान से देखें, इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन क्या आ जाएगा, ऐसा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसा आ जाएगा, ऐसा। अब कंपोनेंट कैसे, ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 53 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 37, तो ये कितना आ जाएगा 5G cos 37, है ना। ये कितना आ जाएगा 5G sin 37। ये हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स कर लिया। अब जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लिया, तो आप इसको भूल जाए, इसका कोई यूज नहीं है, इसका भूल जाए, इसी का तो कंपोनेंट हमने लिया, ये वाला और ये वाला। अब इसको देखें, फोर्सेस जीरो है ना, इक्विलिब्रियम में था ब्लॉक किस में था, इक्विलिब्रियम में था, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जीरो होना चाहिए। अभी ध्यान से देखें, ये हमारा ब्लॉक था 5 kg का, है ना, इस पे टेंशन फोर्स T ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा था, है ना, सेंटर से आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, आप देख कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे mg। ओके, यानी कि 5G। इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, किधर की तरफ 5G cos 37, ये एंगल 37 था, इधर की तरफ कंपोनेंट लिया 5G sin 37, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे n ऊपर की तरफ। अब इस mg का कोई यूज है नहीं, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, है ना।
क्योंकि इनके इसके हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिया है। तो अब ध्यान से देख के बताएं, समेशन ऑफ फोर्सेज अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कब 0 होगा, जब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लगे। दैट मीन्स n मस्ट बी इक्वल टू 5g cos 37। ये अगर आप एक्सिस के फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, सिंपल है ना। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 50 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, है ना। और इसके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेस को बैलेंस करो तो ये टेंशन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ये टेंशन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए 5g sin 37 के। तो टेंशन फोर्स T कितना आ जाएगा 5g मतलब 50 इंटू साइन 37 कितना आ जाएगा ये 30 न्यूटन। काफी सिंपल है ना, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राउंड है और ये एक दीवार है, एक बॉल को ऐसे रखा गया है, मास 10 kg, मास है इसका 10 kg। कैलकुलेट normal forces acting on the block, normal forces acting on the block, calculate normal forces acting on the block। तो काफी सिंपल है, ध्यान से देखें कैसे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहीं पे मैं बना देता हूं ना, mg फोर्स नीचे लगेगा, है ना, यानी कि 10g। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पे इधर की तरफ लगेगा n1 और यहाँ से इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ n2। अब इसको अगर आप अलग बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल अलग बना लें। ध्यान से देखें, mg फोर्स यानी कि 10g नीचे ग्रेविटेशनल, और इस फोर्स को हमने बताया था कि इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो हम लोग ऐसे इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ना, ऐसे n1, और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होगा, सेंटर से। या इसको ऐसे लेने दो तो सेंटर से पास होगा, तो इसको हम लोग इसके लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना। ऐसे ये लग रहा था, इसको मैंने शिफ्ट करके इधर लगा दिया ताकि वो सेंटर पे पहुंच जाए उसका लाइन ऑफ एक्शन, है ना। तो ये आ जाएगा ऐसे n2। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए 0। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो y डायरेक्शन में 0 मतलब ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कितना है n1, ये किसके बराबर होना चाहिए 10g के। तो n1 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, है ना। बालक समझ में आ रहा है। आगे देखें, समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है n2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से n2 मस्ट बी 0, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है भाई। तो इसको क्या होना पड़ेगा 0, यानी कि ये वॉल इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। ये वॉल कितना फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये डायग्राम देके कि सपोज ये वॉल 1 है, ये ग्राउंड 2 है, या वॉल 2 है, कि वॉल 1 इज अप्लाइंग 100 न्यूटन फोर्स, पहला ऑप्शन। वॉल 2 इज अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स, दूसरा ऑप्शन। वॉल 1 इज अप्लाइंग 0 फोर्स, तीसरा ऑप्शन। और ऐसे करके 4 ऑप्शन बना के आप लोगों को दिया जा सकता है। काफी सिंपल है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत आसान है, बहुत आसान। तो ये था हम लोगों का क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट, वेगिंग मशीन प्रॉब्लम, वेगिंग मशीन प्रॉब्लम। वेगिंग मशीन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपना वेट मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं ना, उसी को वेगिंग मशीन प्रॉब्लम कहते हैं। तो एक चीज हमेशा नोट करें, वेगिंग मशीन रीड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। वेगिंग मशीन रीड नॉर्मल
reaction acting on it, weighing machine read normal reaction acting on it, weighing machine read normal reaction acting on it. ओके, जो नॉर्मल रिएक्शन वेगिंग मशीन पे लगता है उसी को वो रीड करता है. ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट्स वेगिंग मशीन पे रखा हुआ है, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ द वेगिंग मशीन. तो वेगिंग मशीन क्या रीड करेगा, जो उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो उसी को रीड करता है. तो नॉर्मल रिएक्शन जितना होगा उस पे उसी को वेगिंग मशीन रीड करता है. ओके, तो चलिए ये देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, है ना. मान लेते हैं ये एक वेगिंग मशीन है ना. इस पे हमने 20 kg का एक ब्लॉक रख दिया. पूछा फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन. क्या पूछा, फाइंड आउट वेगिंग ऑफ रीडिंग मशीन, वेट ऑफ रीडिंग, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 20 kg का. इसका ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, 20 g नीचे लगेगा. ये वाला सरफेस वेगिंग मशीन के साथ कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी वेगिंग मशीन, कितना ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लगाएगी. हम लोग इसको किधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना, ऐसे n. तो अब ये इक्विलिब्रियम में है तो n किसके बराबर होना चाहिए, 20 g के बराबर होना चाहिए, है ना. n किसके बराबर होना चाहिए, 20 g के. तो n कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन. कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन. काफी सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. (37 डिग्री ये वेगिंग मशीन है और यहाँ पे एक ब्लॉक बालिका खड़ी है. ये बालिका है. ओके, ये एक बालिका है, ये वेगिंग मशीन पे खड़ी है. इस बालिका का मास है, बालिका का मास कितना दे दूं मैं, 50 kg. बालिका का मास है 50 kg. कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन. हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन. ओके, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन. ओके, तुम लोगों को सॉल्व करना है. तो चलो आओ, क्या करना पड़ेगा हमको, है ना छोटो. सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम. तो इस बालिका का वेट जो है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ. कितना, 50 g, है ना छोटू. अच्छा, और क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स. ये वेगिंग मशीन बालिका पे किधर की तरफ लगाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ. ये कौन अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. कौन अप्लाई कर रहा है, वेगिंग मशीन. और यही नॉर्मल रिएक्शन वेगिंग मशीन रीड करेगा, है ना. हमने बोला कि वेगिंग मशीन क्या रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन जो उस पर एक्ट कर रहा होता है. तो अगर वेगिंग मशीन ने n फोर्स लगाया है बालिका पे तो बालिका भी n फोर्स लगाई होगी, उसी को रीड करेगा वो. वही हम लोगों को निकालना है. तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है. तो सिंपल हम लोग क्या ले लेंगे, कंपोनेंट. क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे. किसका, इस 50 g का. एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ. ये कितना आ जाएगा, 37 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा, 50 g cos 37. और ये कितना आ जाएगा, 50 g sin 37. अभी इस फोर्स से मतलब नहीं है, हमको ये वाला फोर्स चाहिए. तो अब ध्यान से इसको x एक्सिस मान लेते, इसको y एक्सिस, है ना. तो इसके अलावा फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. इसके अलावा फोर्सेस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. इसको यहाँ रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है. टेंशन भी पूछा जा सकता है ताकि बालिका भाग ना पाए. तो ये इसके अलावा फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. तो इधर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना इधर की तरफ लगना चाहिए. इधर की तरफ कितना लग रहा है, n. इधर की तरफ कितना लग रहा है, 50 g cos 37, है ना.
तो n कितना आ जाएगा 50, मतलब 10 ले लेते हैं जी का वैल्यू इंटू 4/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 400 न्यूटन। यानी कि रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन कितना होगा 400 न्यूटन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना छोटा छोटा। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन 400 न्यूटन। ओके, नोट करें जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। kg स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 200 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, कैलकुलेट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो ध्यान से देखें, जब इस ब्लॉक को हैंग करेंगे तो क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा? नहीं, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया होगा। जैसे स्प्रिंग को पकड़ो, यहाँ से कुछ लटका दो तो स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंच जाती है ना। तो ध्यान से देखें, वही हमको इलोंगेशन निकालना है। तो क्या क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 10G नीचे लगेगा, है ना। स्प्रिंग में पुलिंग नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो याद करें, स्प्रिंग फोर्स हमने बताया था, स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन नीचे हुआ है। तो ये नेचुरल लेंथ स्टोर करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, कितना K × X, है ना। अब ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 10G फोर्स नीचे लग रहा है, KX फोर्स ऊपर लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में है ब्लॉक, तो KX के बराबर होना चाहिए 10G के, यानी कि KX = 10G। K का वैल्यू 200 × X = 100। तो X कितना आ जाएगा 100/200 = 5.5 मीटर, यानी कि कितना इलोंगेशन होगा 50 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल। ओके, वेरी वेरी सिंपल, जल्दी से नोट करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये घर की छत है ना, और ये एक बालिका है ना। इस बालिका को रस्सी से छत पे लटका दिए, ऐसे दो रस्सी से, है ना। एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। हमने किया क्या, इस बालिका को, बालिका का हाथ नहीं है, इस बालिका को दो रस्सी से छत से लटका दिया। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय ईच रोप। कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय ईच रोप इफ they are applying equal force on बालिका। ओके, सुंदर सी बालिका है ना, बहुत बदमाशी कर रही थी, बहुत ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप कर रही थी, तो उसको हमने टांग दिया छत से, है ना। अगली बार इसको प्लेन में बिठा के भेज देंगे मंगल ग्रह पे। चलो देखो, तो क्या करेंगे, इस बालिका का वेट किधर लगेगा बताओ। इसका बालिका का वेट, अच्छा वेट नहीं दिया, 10√2 kg है इसका वेट। तो इस बालिका का वेट कितना लगेगा नीचे की तरफ, कितना 10√2 kg। बालिका का वेट कितना नीचे लगेगा 10√2 kg। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में टेंशन जो फोर्स अप्लाई कर रही है बालिका पे, वो फोर्स क्या है, सेम अप्लाई कर रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ये T फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी T अप्लाई करेगा। तो ये कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, T ऐसे, और ये कैसे अप्लाई करेगा, T ऐसे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं ना फोर्सेस का, बोलो कंपोनेंट ले सकते हैं ना।
तो यहां से इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर की तरफ कितना t cos 45 और इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा t sin 45। सेम तरीके से इस टेंशन का कंपोनेंट इधर की तरफ ले सकते हैं हम लोग कितना t cos 45 और इधर की तरफ t sin 45। अब ध्यान से देखें इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करें तो ध्यान से देखें ये t cos 45 जो इधर की तरफ लग रहा है, ये t cos 45 उधर की तरफ लग रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है। अब ऊपर की डायरेक्शन y डायरेक्शन में लगाते हैं तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लगना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0, तो बालिका इक्विलिब्रियम में रहेगी, लटकी रहेगी ऐसे। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है t sin 45 प्लस t sin 45 और नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10√2 kg 10√2 g सॉरी, है ना। तो यह आ जाएगा 2t sin 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 10√2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2t इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो 100 इंटू 2 200, यानी कि t कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि ईच रोप बालिका पे कितना फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। ओके, काफी सिंपल, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो मिटा दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट केस application of F is equal to ma। ओके, अब इसको अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो F है बेसिकली ये क्या है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या है ये, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। अगर इसको हम लोग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में लेके जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन Fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, समेशन ऑफ फोर्सेस। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। सेम तरीके से समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं नेट फोर्स इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन। ये सभी लोग याद रखेंगे। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इस F इज इक्वल टू ma के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे पहला चीज, ये जो एक्सीलरेशन है ये किसका एक्सीलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का। किसका, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम लोग एक चैप्टर ही है अलग, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा हिंट आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहाँ पे उसका टोटल मास हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ओके, जहाँ पे टोटल मास क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो F इज इक्वल टू ma में ये A क्या है, सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन किसका एक्सीलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का। ध्यान से देखें F इज इक्वल टू ma जो है बेसिकली वो वैलिड किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। बट हम लोग रिजिड बॉडी के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं या बड़ी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लेंगे तो सारा का सारा मास ऑफ द बॉडी उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं एंड वी कैन एज्यूम इट एज ए पॉइंट मास। ओके, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। F इज इक्वल टू ma में A क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है। दिस इज वैलिड फॉर, वेल सूटेड फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट, but we can apply it to the rigid body by considering center of mass of the body। okay, ये important point है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है। हाँ, एक चीज और, ये जो F नेट हमने लगाया है ये दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। F नेट क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एक्सक्लूडिंग इंटरनल फोर्सेस, यानी कि इसमें इंटरनल फोर्स का समेशन नहीं है, इस पे इंटरनल फोर्स का समेशन नहीं है। वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स।
जो बॉडी है उस पर नेट एक्सटर्नल कितना लग रहा है उसको हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे 3 बातें, पहला सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, दूसरा दिस इक्वेशन इज वेल सूटेड फॉर पॉइंट मास बट वी कैन अप्लाई इट फॉर रिजिड बॉडी आल्सो बाय कंसीडरिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, तीसरा दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सक्लूडिंग इंटरनल फोर्सेज, दैट मीन्स इसमें कोई इंटरनल फोर्सेज नहीं है, ये क्या है एक्सटर्नल फोर्सेज का समेशन है, उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है उसका समेशन। ओके, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2-3। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज ये 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है ना, हमने इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, इधर की तरफ फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन का, है ना। पूछा कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द इन द ब्लॉक। तो ध्यान से देखें, अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका वेट किधर लगेगा 2g नीचे लगेगा, और ये सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन इस पे किधर लगाएगा ऊपर की तरफ, कितना लगाएगा मान लेते हैं r, नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगाएगा मान लेते हैं r। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, क्या नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 आएगा? अगर हम लोग नेट फोर्स इन x डायरेक्शन निकालें तो क्या 0 आएगा? नहीं। कितना इधर की तरफ 50 है ना, नेट समेशन फोर्स इन x डायरेक्शन निकाले तो कितना आएगा, ये 0 नहीं आएगा, है ना। निकाल के भी देख सकते हैं, ध्यान से देखें, इधर की तरफ 50 प्लस उधर की तरफ कितना 10, तो -10 होता है, यानी कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। दिस इज द समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन, दिस इज द समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन। ओके, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन 0 होगा, है ना, यानी कि ये r जो है 2g के बराबर होगा, upward फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 2g फोर्स, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं 2g न्यूटन। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड हुआ सॉल्व करने का। अब समेशन ऑफ fx क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन x डायरेक्शन क्या लिख देंगे हम लोग 40, तो मास कितना है 2 इंटू ax इज इक्वल टू 40 तो ax कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड हुआ। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें, बिल्कुल दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल F इज इक्वल टू NA अप्लाई करना सभी को आना चाहिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं, आपको तरीका मतलब फील आ जाना चाहिए। ओके, तो चले देखते हैं। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये r 2g के बराबर होगा, नो डाउट, खत्म। वाई डायरेक्शन में हमको कोई एनालिसिस ही नहीं करना, खत्म। अब x की तरफ आते हैं। अच्छा, इधर की तरफ 50 इधर की तरफ 10, तो क्या ये 50-10 को बैलेंस कर पाएगा? नहीं, है ना, नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो नेट फोर्स निकालते हैं x की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, या नेट एक्स फोर्स इन x डायरेक्शन। जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब x की तरफ क्या क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है 50, तो इसको हम लिखेंगे प्लस, उधर की तरफ डायरेक्शन माइनस होता है तो -10 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन ax। तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 2ax, तो यहाँ से ax कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, प्लस आया है ना, प्लस आने का मतलब डायरेक्शन इधर की तरफ, एक्सीलरेशन इधर की तरफ, यानी कि ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट करेगा उधर की तरफ, है ना। अब मैं इसका पूछूं कि 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताओ, 2 सेकंड में एक्वायर्ड वेलोसिटी बताओ, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, कि ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग। अब होता क्या था, काइनेमेटिक्स में यहां से दिया जाता था आपको, ब्लॉक इज एक्सिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेटिंग विद दिस एक्सीलरेशन, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से चीज़ हम लोग डिस्कस करते थे, इसके ऊपर वाली चीज़ नहीं डिस्कस करते थे। अभी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ये आ गया दूसरा तरीका, x पॉजिटिव आया एक्सीलरेशन, दैट मीन्स ये इधर की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें,
एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन में इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नेट फोर्स की तरफ। किधर की तरफ, नेट फोर्स की तरफ। या दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो कौन जीतेगा, ये वाला फोर्स। तो ब्लॉक इधर की तरफ ए एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा। बोलो, मान लेते हैं एक आदमी उधर से खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर से खींच रहा है, आपको ऐसे ऐसे दो पेन, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, तो कौन जीतेगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा ब्लॉक उधर ही की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, है ना। तो यहां से अब एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, मतलब नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। एनालिसिस करने का अपना अपना यहाँ पे तरीका है। तो नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 माइनस 10। ये नेट फोर्स हो गया, किधर की तरफ, एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू ए कितना जाएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। अपना अपना तरीका करने का, है ना, काफी सिंपल। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो कैलकुलेशन पार्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। kg 100 न्यूटन 20 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो काफी सिंपल है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है, नीचे की तरफ 2g लग रहा है। ऊपर की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा हो तो ये r किसके बराबर होगा, 2g के। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एनालिसिस नहीं करना। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते r इज इक्वल टू 2g। ओके, अभी ध्यान से देखें, हमको नहीं पता ब्लॉक किधर चल रहा है। अगर हमें बिल्कुल बेसिक से, हम बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं, हम कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन सभी को पता, उधर की डायरेक्शन नेगेटिव, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो हमने एज्यूम कर लिया, क्या कुछ भी एज्यूम नहीं करते। मान लेते हैं एक्सीलरेशन ए है, सपोज एक्सीलरेशन ब्लॉक का कितना है, ax है ना, ए मान लेते हैं, सिंपल, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये नेट फोर्स है ना x। अच्छा ठीक है भाई, x लिख लेते हैं, है ना, नेट फोर्स है ना x। तो अब नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन वेक्टर एडिशन। इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो 20 प्लस उधर की डायरेक्शन नेगेटिव तो -100 इज इक्वल टू मास 2 इंटू ax। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -80 इज इक्वल टू 2ax। तो ax कितना आ जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -40 का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ, खत्म। ब्लॉक किधर चलना स्टार्ट करेगा, उधर की तरफ, है ना। ये हो गया। हमको अगर कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लॉक किधर जा रहा है, तो हम लोग सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड था उसे चलना स्टार्ट किया। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचे यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे कि ब्लॉक पे 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 20 इधर लग, कौन ज्यादा है, 100। तो ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट करेगा, उधर की तरफ। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इधर की तरफ एक्सीलरेशन, है ना। अब उधर की तरफ एक्सीलरेशन मतलब नेट फोर्स उधर की तरफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 20। पहले से एज्यूम कर लिया यहाँ पे, इसलिए कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे -100 होना चाहिए, है ना। हमने डायरेक्शन पहले से एज्यूम कर लिया। हम लोग सिंपल वे में F इज इक्वल टू ma लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन है, नेट फोर्स जस्ट मैं लिख रहा हूँ। तो इधर की तरफ ब्लॉक पहले से एज्यूम कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे 100 माइनस 20 लिख रहा हूँ। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से माइनस नहीं आया, ये क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्शन पहले से एज्यूम कर लिया है। तो डायरेक्शन जब हम अभी क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन हम लोग पहले से एज्यूम करेंगे और एक्सीलरेशन पॉजिटिव आए, दैट मींस डायरेक्शन एज्यूम्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अभी ध्यान देखिए तीसरा तरीका। अगर मान लेते हैं किसी बंदे ने गलती से एक्सीलरेशन इधर की तरफ एज्यूम कर लिया है, तो आप जैसे एक्सीलरेशन इधर की तरफ एज्यूम करेंगे, इसका मतलब नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 20 ये वाला फोर्स -100 नेट फोर्स इधर, मतलब इधर वाले फोर्सेस ज्यादा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2a। तो यहां से a कितना जगह -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपने -40 क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है,
ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपने डायरेक्शन एजम्पशन में गलती किया है, ब्लॉक इधर नहीं जाके इधर जा रहा है, क्योंकि माइनस आया है ना, अगर इधर एज्यूम किया है ए प्लस आया होता तो इधर जा रहा होता, बट माइनस आया है इसलिए किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ओके, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। बिल्कुल आप करेक्ट वे में आप सही लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक से अप्लाई करेंगे तो आंसर अपने आप को सारी चीजें जस्टिफाई करता जाएगा, बताता जाएगा क्या हो रहा है एक्चुअल में, है ना। ये अच्छी चीजें हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू kg 3 kg 100 Newton. Okay, calculate acceleration of each block if they remain in contact. Acceleration of each block if they remain in contact. Okay, we have to calculate acceleration of each block if they remain in contact. Acceleration of each block if they remain in contact. Okay, तो चलिए आइए देखते हैं क्या बनाना पड़ेगा। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पूछा। अच्छा, पहला चीज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक, मतलब यहाँ पे कितना लग रहा है, ग्राउंड कितना अप्लाई करा वो नहीं पूछा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात अपन लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड वे में चलते हैं, है ना। तो ध्यान से देखें, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg 100 न्यूटन का 2 kg पे इधर से लग रहा है ना। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 2g नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर लगेगा। अच्छा, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में कितना 3 kg से, तो 3 kg नॉर्मल रिएक्शन n इधर की तरफ लगाएगा। ओके, एनी डाउट। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये r किसके बराबर होगा, 2g। कभी इसको हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, ये पूछा नहीं है। ओके, बट फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना पड़ता है। तो अब ध्यान से देखें, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, ए एक्सीलरेशन। सो नेट फोर्स इधर लग रहा है ना, अभी मैं बता चुका हूं। तो ये 100 न्यूटन इधर से, n उधर से, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इधर की तरफ, मतलब 100 माइनस n। बोलो, नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना, तो ये 100 इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर की तरफ वाला जो फोर्स लग रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो उधर वाला लग रहा है, तभी ना नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। बोलो, नेट फोर्स जैसे हम लोग इधर कंसीडर कर लिया, मतलब ये 100 न्यूटन पॉजिटिव आ गया, नेट फोर्स इधर की तरफ आ गया पॉजिटिव। ओके, तो अब ध्यान से देखें, 100 माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 100 माइनस n, ये क्या है, नेट फोर्स। दिस वन इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट फोर्स। ओके, ये आ गया फर्स्ट। अब 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या पाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, नॉर्मल रिएक्शन r1 ऊपर की तरफ। अच्छा, ये ब्लॉक 3 kg 2 kg पे नॉर्मल रिएक्शन उधर की तरफ लगाया था, तो 2 kg 3 kg पे इधर की तरफ लगाएगा, ऐसे सेम मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन में अपोजिट। ये n और ये n क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ओके, अब वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक बैलेंस है कि r1 3g के बराबर होगा, बट वो हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखें, ये ब्लॉक मान लेते हैं इधर की तरफ चल रहा है, दोनों में कॉन्टैक्ट तभी होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, जब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे तो ही कांटेक्ट दोनों में बना रहेगा, अदरवाइज कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अभी इधर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, n। इसका मतलब यही 3 kg को चला रहा है, तुम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है, 3, एक्सीलरेशन a, इक्वेशन नंबर 2। n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 100 माइनस 3a इज इक्वल टू 2a, तो 100 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया है ना, मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, सही है, इधर ही की तरफ जा रहा है दोनों ब्लॉक, है ना।
ये आ गया। अब ये तो एक्सीलरेशन निकाल है, दूसरा क्या निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे कितना लग रहा था, ये n का वैल्यू निकालना, तो किसी एक n का निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालना इजी है, a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 20 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बहुत ईजी है ना। ये हो गया जनरल सिंपल वे में, जनरल मेथड से। अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, किस मेथड से, दूसरे मेथड से, कंसीडरिंग सिस्टम। देखिए इसको सिस्टम कंसीडर करके कैसे कर सकते हैं, सिस्टम, कंसीडरिंग सिस्टम, कंसीडरिंग सिस्टम, कंसीडरिंग सिस्टम। तो लिखें जब इसको हम लोग सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, याद करें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था n एंड n, वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स। और याद करें हमने क्या बताया, F इज इक्वल टू ma लिखते टाइम इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम लोग 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो n लग रहा था वो एक्सटर्नल में काउंट होगा, बट इसको जब एज ए सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस ब्लॉक, है ना, वो गायब हो जाएगा। चलो सिस्टम कब कंसीडर करेंगे, पहला ओके, तो सिस्टम कब कंसीडर करेंगे, जब सिस्टम का मतलब उस सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल हैं सभी का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। तो एक चीज याद रखें, अभी हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे प्रूव भी करेंगे कि अगर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में रहते हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। तो ये दोनों ब्लॉक को ऐसे में बोल दिया कि रिमेन इन कांटेक्ट, दैट मीन्स दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। तो दोनों का अगर एक्सीलरेशन सेम है तो दोनों को हम लोग क्या मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं। मतलब इनको एक बोरी में भर लिए, अब ये सिस्टम मान लिया। सिस्टम का मतलब अब ये बन गया सिर्फ एक ब्लॉक कितने का, 3 + 2 6 kg का, और इस पे इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक ही फोर्स लग रहा है, तो 100 इक्वल टू 3 2 + 2 5 होता है ना, 5 × a, तो a कितना आ जाएगा, 20 मीटर/s²। बहुत इजी वे में सिस्टम कंसीडर करने के बाद, है ना। दूसरा क्या निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक। तो अब यहां से इस पे जंप कर जाएं, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था ना 3 kg पे, और ये इधर जा रहा है कितने से, 20 मीटर/s² के एक्सीलरेशन से। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, n, तो n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 3, एक्सीलरेशन 20, तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर/s²। ओके, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू kg, 3 kg, 200 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, पहला एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक चीज ध्यान रखिए, दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, दैट मीन्स दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों क्या करेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ चलने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो अब एक्सीलरेशन सेम है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिस्टम। क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिस्टम। सिस्टम से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। ओके, सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर टोटल मास कितना आ जाएगा, 2 + 3 kg 5 kg। अब ये अब ध्यान से देखिए, इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा था यहाँ से T, यहाँ से T, सिस्टम कंसीडर करने के बाद ये किस में आ जाएगा, इंटरनल फोर्सेज में। किस में आ जाएगा, इंटरनल फोर्सेज में। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा सिस्टम पे, सिर्फ 200 न्यूटन। ओके,
तो सिस्टम कंसीडर कर लिया। सिस्टम याद रखें तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसमें जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी किससे मूव कर रहे हो, सेम एक्सीलरेशन से। ओके, तो हमने इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया ना। अब सिस्टम के अंदर टोटल मास कितना है 5 kg, मतलब अब आपके पास एक 5 kg का ब्लॉक है और इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है 200 न्यूटन फोर्स है। तो एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 200 इक्वल टू 5a, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया है ना, दूसरा टेंशन निकालना है। तो किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम 2 kg का बना लेते हैं। तो 2 kg पे क्या लग रहा है, टी इधर से लग रहा है और ये इधर जा रहा है कितने से, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो अब जब सिर्फ 2 kg को देखेंगे तो ये टी क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स फॉर 2 kg। तो टी इज इक्वल टू क्या लेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इसका 2, एक्सीलरेशन 40, तो कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। अगर कोई 3 kg को लेके सॉल्व करता है तो 3 kg को लेके सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखें, 3 kg पे इधर लग रहा है 200 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है टी, और ये ब्लॉक इधर जा रहा है कितने से, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर का लगने का मतलब कितना, 200 माइनस टी इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स होगा ना, इधर वाला माइनस इधर वाला, ये नेट फोर्स आ जाएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। दोनों तरफ से सेम आएगा, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज तक इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पुलिस प्रॉब्लम विथ सूडो फोर्स। उसको इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करके फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।